हेलो गाइस। सो आपका योद्धा रिवीजन और योद्धा टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा जा रहा होगा। होप यू पीपल आर गेटिंग द नॉलेज ऑल्सो कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग अप इन द एग्जाम, है ना। तो शुरू करते हैं आज अपना रिवीजन फोर्थ चैप्टर का। 3 चैप्टर्स के ऑलरेडी मैंने रिविजन्स कर दिए हैं। नाउ इट्स अ चैप्टर नंबर 4। बहुत ही चैप्टर नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस। रीजन ये है, इस चैप्टर में से कम आपको 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, बराबर। एटलीस्ट 5 एमसीक्यूज दे विल गोइंग टू आस्क यू, बराबर। मिनिमम 5, मैक्सिमम 6। अभी तक के ट्रेंड के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं, मैंने लास्ट 6 to 7 अटेम्प्ट्स के पेपर्स एनालाइज किए हैं उसके बेसिस पे। और ये चैप्टर की खास बात ये है, इसमें कोई कंसेप्ट्स नहीं है। इट इज सीधा सीधा चैप्टर है, नॉलेजेबल चैप्टर है, ठीक है ना। थोड़ा करंट अफेयर्स के ऊपर भी अपने को ध्यान देना होगा ऑन रिलेटेड कंसेप्ट्स, पहली चीज। दूसरी चीज, सर कंसेप्ट मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, फैक्टर्स अफेक्टिंग। हाँ, आपको ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानना है, कुछ डेटा याद रखना है और सीधा सीधा चैप्टर चलता चला जाएगा, राइट। बट बहुत प्यारा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इट इज अ फाइनेंशियल मार्केट। 5 एमसीक्यूज नाउ। और इस चैप्टर को मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब तो आपको पता ही चल गया होगा, मैं एवरी चैप्टर को कुछ ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड्स और एज पर योर कंफर्ट। फाइनेंशियल मार्केट जब मैं कहूं तो ऑब्वियसली फाइनेंस मींस मनी, ठीक है। यहां पर इन मार्केट में हम पैसों की बातें करेंगे, लेकिन ऐसे कौन लोग हैं जो पैसों के साथ डील करते हैं ना। तो मैंने इसको काफी पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे पार्ट ए बैंक होगा, सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। बट सुनो, इसमें कितने पार्ट्स हैं। बैंक है, बैंक के बाद पार्ट बी है कैपिटल मार्केट, ठीक है। कैपिटल मार्केट के बाद आप पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। नाउ डी पार्ट है इंश्योरेंस सेक्टर, बराबर। इंश्योरेंस सेक्टर, डी के बाद ई सेक्टर, ई पॉइंट है एनबीएफसीज और एफ पॉइंट है मनी मार्केट। ना नोट्स में सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन गाइज इतने पार्ट्स हैं। अगर आपको इन सब के बारे में काफी इंफॉर्मेशन पता है तो आप इस चैप्टर में गजब कंफर्ट लेवल पे हैं, आप कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। और आज शाम को जो टेस्ट होने वाला है ना, अगर मेरी चैलेंज है आपको, अगर आपने उसमें से 20 में से 18 स्कोर कर लिया ना, तो समझना कि आपका ये चैप्टर बहुत स्ट्रांग है। वैसे अगर आपको किसी भी चैप्टर में 20 में से 18 आ रहे हैं तो चैप्टर बहुत अच्छा है। अगर आपको 50% मार्क्स आ रहे हैं तो थोड़ा खतरा है, ठीक है, जरा संभालना। नाउ फाइनेंशियल मार्केट में हम इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस की क्यों बात करेंगे, फटाफट रैपिड रिवीजन में। रीजन बीइंग गाइस, जब मैं कहता हूं मार्केट तो मार्केट में यही प्लेयर्स हैं जो पैसा मार्केट में घुमाते हैं। रोलिंग ऑफ मनी कैन बी डन बाय दीज ऑर्गेनाइजेशंस, दीज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। इनके बिना कोई भी कंट्री ना तो डेवलप हो सकती है। वैसे तो कोई भी कंट्री बिना पैसों के डेवलप हो नहीं सकती। हम खुद बिना पैसों के डेवलप नहीं हो पाते, तो कंट्री कहां से डेवलप हो जाएगी। और पैसों की रोलिंग, बराबर, तो इनको हम ऐसे कह सकते हैं कि दीज आर द मॉनेटरी एजेंट्स, बराबर। ये पैसा घुमाते हैं पब्लिक और बिजनेस कम्युनिटी के बीच में, बराबर, हाउस होल्ड एंड बिजनेस, राइट, और बैलेंस बनाते हैं। नाउ इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, और सर आपने कहा कि थोड़ा करंट अफेयर्स आ सकता है। यस, कभी कभी पूछ लेते हैं कि इन ऑर्गेनाइजेशंस की हेड ऑफिस किधर है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि इनके करंट हेड कौन है, गवर्नर कौन है, ठीक है। आपको थोड़े बहुत नाम भी याद रखने पड़ेंगे। नाउ एक चीज और बता दूं, नाउ एक ही लाइन में एक क्वेश्चन हर बार और कंफर्म आता है। गाइस कहने से ये लोग पैसा रोलिंग करते हैं, तो किसका पैसा है, इतना पैसा आया कहां से इनके पास। गाइस हम ही अपना पैसा बैंकों में रखते हैं, हम ही अपना पैसा कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस में पेमेंट करते हैं, एनबीएफसीज और मनी मार्केट में पैसा रखते हैं। हमारे पब्लिक के ही पैसों को ये लोग रोलिंग करते हैं, बराबर। तो गाइस मुझे एक चीज बताओ, मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि यार मैं अपनी इतनी हार्ड अर्न मनी इन बैंकों में वगैरह में रखता हूं, कहीं पैसे डूब गए तो, है ना। हमेशा एक डर रहता है कि नहीं। तो गाइज आपको एक चीज बताऊं, कोई भी कंट्री का फाइनेंशियल मार्केट पब्लिक के कॉन्फिडेंस से डेवलप होता है। यस, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि गवर्नमेंट कहे कि बिंदास आप अपना सारा पैसा अपने घर पे मत रखो, अब इन्हीं किसी ऑर्गेनाइजेशंस, इन्हीं किसी इंस्टीट्यूशंस, इन्हीं किसी मार्केट में इन्वेस्ट करो। आपका पैसा पूरा सेफ है, यह हमारी गारंटी।
पैसा अगर डूबा फ्रॉड होने की वजह से, तो गवर्नमेंट जिम्मेदार होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ली है हमारी। तो वी आर कॉन्फिडेंट नॉट ऑन दीज एजेंट्स, बट वी आर कॉन्फिडेंट ऑन द गवर्नमेंट्स गारंटी। और यही कॉन्फिडेंस है जिससे फाइनेंशियल मार्केट डेवलप होता है। और यू नो व्हाट, पहला एमसीक्यू के ऊपर आ रहा हूं मैं नाउ। ये गारंटी दी है, पर सर गवर्नमेंट तो कैसे इनके ऊपर मॉनिटर करता होगा? तो गाइज, इन सबको कंट्रोल करने के लिए ना गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी बॉडी बनाई है। क्या बनाई है? हाँ, और आपको ये क्वेश्चन जबरदस्त हर बार कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आ जाता है। तो सुनो, इन सबको रेगुलेट करने के लिए कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है? पहला एमसीक्यू, नाउ बैंक को रेगुलेट करने के लिए है कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबको पता है। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए है सेबी, बराबर, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने के लिए है सेबी, बराबर, इट इज सेबी। नाउ इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए है आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एनबीएफसीज को रेगुलेट, एक्चुअली रजिस्टर तो आरबीआई के पास ही होती है ना, लेकिन रेगुलेट करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बराबर। कुछ एनबीएफसीज को आईआरडीए रेगुलेट करती है, कुछ एनबीएफसीज को सेबी रेगुलेट करती है, क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप के एनबीएफसीज होते हैं ना। कुछ एनबीएफसीज को एनएचबी रेगुलेट करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। और मनी मार्केट के ऊपर, मनी मार्केट को रेगुलेट करती है आरबीआई। तो ये रेगुलेटरी बॉडीज आगे आ जाएंगे, लेकिन एक लाइन में अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज आप इसे पढ़ लीजिएगा। मेरे जेकेसी के स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, सिर्फ पॉडकास्ट के जैसा मेरे एक्सप्लेनेशंस को सुनते जाओ। और आज शाम का मार्क्स मैं देखने वाला हूं, आप एग्जाम्स दे दोगे, उसके बाद आई एम गोइंग टू चेक योर मार्क्स, ठीक है। मुझे अच्छा लगना चाहिए कि यस, मेरे एक्सप्लेनेशंस आपको समझ में आए थोड़ा सा। गाइस प्लीज रिक्वेस्ट है। नाउ आई वांट कि आप इकोनॉमिक्स से बहुत अच्छा स्कोर करें। आ जाओ। नाउ ज्ञान बहुत हो गया, सीधे सीधे टू द पॉइंट आते हैं, ताकि वीडियो लेक्चर बहुत छोटा बने और आपका रैपिड रिवीजन हो जाए। नाउ पार्ट ए है बैंक्स। पहली बात करेंगे बैंकों की, बराबर। बैंक में आपने बहुत सारी बैंक्स पढ़ी होंगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, ठीक है, एक पूरा चार्ट बना हुआ है, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक, फिर कमर्शियल बैंक में प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, है ना, डेवलपमेंटल बैंक्स, उसके बाद में रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है, पब्लिक सेक्टर, फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर फर्दर बाइफर्केशंस हैं, ठीक है, फॉरेन बैंक्स, इंडियन प्राइवेट बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, हाँ कि ना, इतनी सारी वैरायटीज। मैं ये सारी चीज़ों को रिवाइज नहीं करवा रहा, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स बता रहा हूँ, बाकी सब आप, ठीक है, घर में पढ़िएगा। पर इतना सब कुछ आता है तो आप इस चैप्टर में एक्चुअली कंफर्टेबल हैं। आ जाओ। सबसे पहला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का राजा, बैंकों की कंट्रोलिंग बॉडी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है। सारे बैंकों को, कोई भी बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो हमारे इंडिया में, चाहे पब्लिक बैंक्स हो, सबको रेगुलेट कौन करती है? आरबीआई। तो सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि एक बार एग्जाम में लिटरली ऐसा ही क्वेश्चन आया है, इन इंडिया ऑल टाइप ऑफ प्राइवेट बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है, आर रेगुलेटेड बाय, तो आप लोगों को क्या टिक मार्क करना था? आरबीआई। चाहे प्राइवेट बैंक्स हो, चाहे पब्लिक बैंक्स हो, ठीक है, सबको रेगुलेट करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बराबर। नाउ एक बार पूछा गया था हेड ऑफिस कहाँ है? ऑब्वियसली नाउ इसका हेड ऑफिस मुंबई में है, आरबीआई का हेड ऑफिस इज मुंबई। एंड हु इज द गवर्नर? एक बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा था मालूम है? द हेड ऑफ आरबीआई इज कॉल्ड, क्वेश्चन था प्रेसिडेंट, सीईओ, गवर्नर, ठीक है, एक्सेट्रा ना। तो सुनो गाइस, आरबीआई के हेड को गवर्नर कहते हैं, ना प्रेसिडेंट कहते हैं, ना नहीं, ठीक है। करंट अफेयर्स में आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हो, फिर वहां पे प्रेसिडेंट, डेप्यूटी प्रेसिडेंट, ये वो पढ़ते हो और कुछ भी लिख के आते हो। आरबीआई का हेड गवर्नर होता है, और हमारे जो करंट गवर्नर है वो है शक्तिकांता दास, बराबर। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद आ जाओ नाउ रेट्स। गाइस कुछ इंटरेस्ट रेट्स, आरबीआई को ही पावर है डिसाइड करने का। फिर मैं आपको 2-3 पॉइंट्स और बताऊंगा। नाउ आपको ये 4 मीनिंग याद होने चाहिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर एंड एसएलआर। नाउ सुनो, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट अगर मैं एक लाइन में कहूं तो कभी कभी कमर्शियल बैंक्स को शॉर्टेज हो जाती है फंड्स की, तो अगर कमर्शियल बैंकों को अगर पैसों की जरूरत है तो वो कमर्शियल बैंक किससे लोन लेगा ना? अच्छा, अगर आप लोग को अगर शॉर्टेज ऑफ फंड है
तो आप किससे लोन लेंगे? बैंकों से, कमर्शियल बैंकों से। इसे कमर्शियल बैंकों को पब्लिक की बैंक कहा जाती है। लेकिन अगर कमर्शियल बैंक को शॉर्टेज हो जाए तो वो आरबीआई के पास जाएगा, क्योंकि आरबीआई इज कॉल्ड बैंकर्स बैंक, बराबर। तो आरबीआई से वो लोग लोन लेंगे। तो क्या कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? ऑब्वियसली। तो जो इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक आरबीआई को पे करती हैं लोन लेने पे, उसे रेपो रेट कहते हैं। तो देखो, इट इज अ रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। ऑफ कोर्स सिक्योरिटीज वगैरह सेल करनी पड़ती हैं, आप ऐसा कर सकते हो, मॉर्गेज करनी पड़ती है जो उनको फ्यूचर में वापस इनसे बाय करनी है। रिवर्स रेपो रेट, उल्टा, रेपो रेट का उल्टा, रिवर्स। अब रेपो रेट में किसने किससे लोन लिया? कमर्शियल बैंक हैव टेकन अ लोन फ्रॉम आरबीआई। कभी कभी आरबीआई को शॉर्टेज ऑफ मनी हो जाती है, बराबर, या फिर आरबीआई को मनी कंट्रोल, मॉनेटरी पॉलिसीज, इन्फ्लेशन को कम करना होता है, तो आरबीआई पूरे मार्केट से पैसा उठाने के लिए बैंकों से लोन ले लेती है। अब मनी कंट्रोल कैसे करते हैं वगैरह वो आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन हर बार आरबीआई को पैसों की जरूरत होती है ऐसा नहीं है, बट देयर आर सर्टेन नीड्स ऑफ द इकोनॉमी, उसकी वजह से कमर्शियल बैंक्स, सॉरी, आरबीआई लोन लेती है। तो आरबीआई टेक अ लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। तो व्हेन आरबीआई टेक अ लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक आरबीआई को इंटरेस्ट चार्ज करेगा कि नहीं, विच आरबीआई हैव टू पे? यस। तो जब आरबीआई जो इंटरेस्ट पे करती है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ना तो देखो, आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, रेपो रेट। आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, रिवर्स रेपो रेट। ओके, और ये इंटरेस्ट रेट्स हैं जिनको नाम दिए गए। बट सर ये रेट्स डिसाइड कौन करता है? ऑब्वियसली वन एंड ओनली वन, आरबीआई। ओके, ओनली एंड ओनली आरबीआई ही ये सारे रेट्स डिसाइड करता है। फिर है सीआरआर एंड एसएलआर, इनको रिजर्व रेशियोज बोलते हैं। ये इंटरेस्ट रेट नहीं है, रिजर्व रेशियोज है। नाउ थोड़ा सा जनरल बात करता हूं, ज्यादा टेक्निकलिटी पे नहीं आता हूं, बिकॉज टेक्निकल चीजें आपको सबको पता होंगी। नाउ फॉर एग्जांपल, आपने, ठीक है, आपने सेविंग अकाउंट ओपन करवाया बैंकों में, यस। तो कहने से उस सेविंग बैंक में आपको एक फिक्स अकाउंट, फिक्स अमाउंट, मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है। अगर आप उस रिजर्व्स को कम कर दें, उतना बैलेंस मेंटेन ना करें, मिनिमम बैलेंस, तो आपको पता है कमर्शियल बैंक आपको पेनल्टी चार्ज करती है। यस, सिमिलरली जैसे आपको अपने बैंक्स में एक मिनिमम रिजर्व मेंटेन करनी पड़ती है, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, वैसे कमर्शियल बैंकों को भी आरबीआई के पास एक मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, इनका रेट फिक्स होता है, अमाउंट फिक्स नहीं, आप लोग का अमाउंट फिक्स होता है। बट तो सीआरआर क्या है? सीआरआर ये एक रिजर्व है विच कमर्शियल बैंक्स कीप मिनिमम रिजर्व विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओ यस, और ये लगभग 4%, 4.5% के बीच में घूमता है। ठीक है, तो इट इज अ परसेंटेज, ये हमेशा परसेंटेज में होता है। जैसे लगभग अभी 4 to 4.5% चल रहा होगा। कोई आपको परसेंटेज नहीं पूछेगा प्रेजेंट सिनेरियो का, लेकिन 4 to 4.5% होता है ना ऑफ अ टोटल डिपॉजिट विद अ बैंक दैट नीड्स टू मेंटेन लिक्विड कैश विद आरबीआई। तो कमर्शियल बैंक को एक 4% रिजर्व आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसे हम सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो। ओके, एसएलआर इज अ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये भी एक रिजर्व है, लेकिन ये भी एक परसेंटेज डिसाइड होती है, मिनिमम परसेंटेज। इट इज अप्रॉक्स 18%। ये 18 to 19% के बीच में होता है, लगभग 18% चल रहा है फिलहाल। ठीक है, नाउ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो ये भी एक रिजर्व है, लेकिन ये कमर्शियल बैंक के पास नहीं रखना है, ये इनको खुद ही के पास रखना होता है। ओ, और ये 3 एसेट्स के अंदर ये मेंटेन कर सकते हैं, या तो ये खुद के पास 18% कैश रिजर्व रख लें, या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज रिजर्व रख लें, या फिर गोल्ड रिजर्व रख लें। क्या बात करो, यस। लेकिन इनको 18% ये मेंटेन करना पड़ता है। नाउ बट दे आर मेंटेन विद देमसेल्फ। ठीक है, नाउ विद देमसेल्फ, तो जो रिजर्व कमर्शियल बैंक खुद के पास रखती है उसे एसएलआर कहते हैं, जो रिजर्व कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखती है उसे सीआरआर कहते हैं। ठीक है, नाउ ये चारों रेट्स आपको याद रहने चाहिए। सर क्या एग्जाम में आया हुआ है? यस, मैं आप लोग को जो रिवीजन करा रहा हूं इट इज एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड। ये सारे टॉपिक्स, ये नोट्स पास एग्जाम क्वेश्चंस के बेसिस पे बने हैं। ओके, नाउ ये एग्जाम में आया है, एग्जाम में सीआरआर आया है। नॉर्मली ये लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन दे देंगे और आपसे नाम पूछ लेंगे। तो इफ यू नो द डेफिनेशन यू विल बी एबल टू टिक मार्क द करेक्ट एमसीक्यूज। ओके फाइन। एक और चीज जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, बहुत जनरल है, लेकिन मैं डिस्कस करूंगा, मेरे नोट्स में नहीं मिलेंगे आपको। नाउ ठीक है, फंक्शंस ऑफ आरबीआई एग्जाम में आया हुआ है ना, बट ये क्या 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा और हमारे डिटेल नोट्स में है। नाउ
इस नोट्स पे नहीं डाले हैं मेरे जेके स्टूडेंट्स। हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो ना। फंक्शंस, अब आप लोगों ने बहुत सारे आरबीआई के फंक्शंस पढ़े हैं। आरबीआई इज कॉल्ड बैंकर्स बैंक। हा, आप एक पॉइंट से शुरू करते हो, मैं उसी से शुरू करता हूं। अपना फेवरेट, इश्यू ऑफ करेंसी, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। नाउ आरबीआई के पास पावर है कि वो नई करेंसी इश्यू कर सकता है, वो पुरानी करेंसी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ही कैन डिस्ट्रॉय, इशू द करेंसी, ही कैन डिस्ट्रॉय द करेंसी, ही कैन बैन एनी करेंसी। अरे अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ था कि नहीं, बराबर। पहले 1000 और 500 के नोट डिमोनेटाइज किए, फिर 2000 के नोट डिमोनेटाइज किए। यस, तो ही कैन इश्यू एंड डिस्ट्रॉय करेंसी, हाँ कि ना। यस, सेकेंड पॉइंट, ही इज कॉल्ड बैंकर्स बैंक। अब ये पता है आपको क्यों हूं, ठीक है ना। थर्ड, ही इज ऑल्सो कॉल्ड गवर्नमेंट्स बैंक। कमर्शियल बैंकों को बैंकों का बैंक और गवर्नमेंट्स बैंक कहा जाता है क्योंकि इन दोनों को जब भी पैसों की जरूरत होती है ना, ठीक है, आरबीआई हमेशा इनको, ठीक है, लोन प्रोवाइड करता है। नाउ गवर्नमेंट्स बैंक फोर्थ। नाउ फोर्थ है चेक क्लियरिंग सर्विसेज, ही इज ऑल्सो प्रोवाइड क्लियरिंग सर्विसेज। नाउ ये भी ऑप्शन में आता है बट स्टूडेंट को टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है, वो लोग गड़बड़ कर देते हैं, वो लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। इट इज अ चेक क्लियरिंग सर्विसेज, ठीक है, चेक सेटलमेंट सर्विसेज। नाउ फिफ्थ, फिर इसका एक और, नाउ ही हैव अ क्रेडिट कंट्रोल पावर। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आरबीआई की है, हाँ कि ना। तो इश्यू और डिस्ट्रॉय, बराबर, बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक, क्लियरिंग सर्विसेज, क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स, ये जो सीआरआर एसएलआर है ये सारे क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ये खुद ही फ्रेम करते हैं। फिर इसके बाद लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, इन्हें लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट कहा जाता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट का मतलब है लोन देने का आखिरी ऑप्शन। जब गवर्नमेंट के सारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं ना, आपने मेरा थर्ड लेक्चर देखा होगा, बजट, बजट जब डेफिसिट हो जाए, ठीक है, तो लोन लेती है गवर्नमेंट, बराबर। पहले पब्लिक से लोन लेती है, फिर फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लेती है, फिर भी कम पड़ जाए तो आखिरी लास्ट ऑप्शन कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। 7, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे इंडिया में आने वाली सारी फॉरेन करेंसी का रिजर्व कौन मेंटेन रखती है, आरबीआई। उसका पूरा अकाउंटिंग हिसाब किताब कौन रखती है, आरबीआई। और आपने ना चैप्टर नंबर 5 जब वो आएगा तब बताऊंगा, लेकिन इससे कनेक्ट करता हूं। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनता है इन विच ओनली एंड ओनली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, राइट नाउ। वो बैलेंस ऑफ अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन बनाता है, बोलो 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 बोलो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वही तो मेंटेन करती है। ओह यस, नाउ ये सारे चीजें आपको आनी चाहिए, ऑल ऑफ यू। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में 3 से 4 बार पास्ट में एग्जाम से क्वेश्चन आ गए। कभी हेड ऑफिस पूछते हैं, कभी गवर्नर पूछते हैं, कभी विच इज नॉट अ फंक्शन पूछ लेते हैं। नॉट अ फंक्शन में 3 ऑप्शन फंक्शन के होंगे, एक नॉट, एक कुछ वियर्ड सा आंसर आ जाएगा। नाउ ठीक है, सीआरआर एसएलआर के डेफिनेशंस पूछे जा सकते हैं। इतनी सारी चीजें, अगर इतने पॉइंट्स आपको पता है, आपको आरबीआई पूरा आता है, अब कुछ भी घुमा ले आ जाएगा। वी आर परफेक्ट नाउ। देन सिट बी नाउ, ये डेवलपमेंट बैंक है भाई, गजब। ये सारे जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ना गाइस, ये सब एग्जाम में पास्ट एक क्वेश्चन इनके ऊपर कंफर्म है। यार सोचो ना, देयर आर 5 to 6 एमसीक्यूज दे विल गोइंग टू आस्क यू, बराबर। तो लोग किस में से पूछेंगे, 2 क्वेश्चन बैंक से आते हैं, फिर डेवलपमेंट बैंक उसके अंदर ही आ गए, 2 से 3 क्वेश्चन तो बैंक से ही आ जाएंगे। एक क्वेश्चन कैपिटल मार्केट, एक क्वेश्चन म्यूचुअल फंड, एक क्वेश्चन, ठीक है ना, एक क्वेश्चन कैपिटल मार्केट से कंफर्म हो जाता है, एक क्वेश्चन म्यूचुअल फंड से कंफर्म हो जाता है, म्यूचुअल फंड आईआरडीए, ऐसे करके वो 6 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशंस बना देते हैं। तो संभालो भाई। नाउ सिडबी इज अ डेवलपमेंट बैंक। सिडबी 100% गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है, ऑब्वियसली, क्योंकि जब मैं कहता हूं डेवलपमेंट बैंक, सर डेवलपमेंट बैंक का मतलब क्या, एक पर्पस के लिए इन बैंकों को बनाया गया है, एक पर्टिकुलर सेक्टर को डेवलप करने के लिए। इन्होंने कहा है कि भाई तुमको तुम्हारा जन्म, तुम्हारा क्रिएशन, बराबर, इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए हुआ है, बराबर ना। तो सर इनका इनका जन्म, इनको क्रिएट गवर्नमेंट ने क्यों किया है, इनको सिडबी को क्रिएट किया गया है हमारे इंडिया की एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए, बराबर। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम
एंटरप्राइजेस, इनको सपोर्ट करने के लिए, बराबर। हमारा इंडिया मेक इन इंडिया चला चुका है और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को एंकरेज कर रहा है कि भाई बिजनेस करो, जॉब क्रिएट करो, जॉब के लिए मत जाओ, हाँ कि ना? यस, तो इसे कहते हैं एमएसएमई। लेकिन आपको एक चीज पता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हमेशा डेवलप होने के लिए स्टार्टिंग के 3-4 साल क्रुशियल होते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से टफ कंपटीशन होता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इनको एक्सप्लॉइट करती हैं। ये सब चीजें आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ रखा है, उधर बताऊंगा नाउ। तो ये कंपनियां फाइनेंशियली शॉर्टेज इनको ना हो, ठीक है, उसके लिए सिडबी बनी है। तो सिडबी को कहा गया है कि तुम्हारा काम है आप एमएसएमई को कुछ भी करके, ठीक है, बंद होने से रोके। पैसों की कमी की वजह से कोई भी एमएसएमई बंद ना हो पाए, आप लोन्स देना, बराबर ना। तो सर ऐसी क्या खास बात है, लोन तो एमएसएमई को अदर बैंक्स भी दे सकती है, बहुत सारी बैंक है गाइज। आपको पता है नॉर्मल बैंक्स बिजनेस लोन जब देती हैं तो कितना % इंटरेस्ट चार्ज करती हैं? 12 to 14%। अगेन इट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। 12 से 14% का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का बर्डन कितना होता है? लेकिन सिडबी इज अ डेवलपमेंट बैंक, गवर्नमेंट बॉडी है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बैठी है। वो एमएसएमईज को लोन देती है 3 से 4% इंटरेस्ट पे, वो भी कुछ क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद। तो बताओ, है ना सपोर्टिव? यस। और 3 to 4% इंटरेस्ट, 2% इंटरेस्ट का मतलब होता है लगभग फ्री में दिया है आपको लोन कंट्री को डेवलप करने के लिए, इसलिए इनको डेवलपमेंट कहा गया है। तो भाई देखो सिडबी पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। 5-5, 6-6 लाइन के क्वेश्चंस आते हैं यार, पता नहीं क्या लिखते हैं वो लोग, टेक्निकल लैंग्वेज इतना घुमाने की कोशिश करते हैं। आप एक काम कीजिएगा, ठीक है, एमसीक्यूज आएंगे तो बताऊंगा मैं आपको। एमएसएमई वर्ड आ जाए ना और फाइनेंशियल सपोर्ट की बात आ जाए तो बस आओ देखे ना ताओ, बराबर सीधा हिट्स द बुल्स आई, ठीक है, सिडबी को टिक मार्क करके आ जाइयो। ओके ना, तो देखो इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ एमएसएमई, बराबर, ये पहला पॉइंट। नाउ आज तक कभी पूछा नहीं है, लेकिन सिडबी के अभी फिलहाल हेड कौन है? एग्जीक्यूटिव शिवा सुब्रमण्यम रामन्ना, बराबर। ओके, इसका हेडक्वार्टर किधर है? फॉर्मेशन कब हुआ कोई नहीं पूछते, फिर भी आपको अगर याद रखना है तो 1990। नाउ हेडक्वार्टर किधर है? लखनऊ, बराबर। और ये किनके कंट्रोल में आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। भाई फाइनेंशियल मार्केट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ही आएंगे ऑल ऑफ यू, कोई बड़ी बात नहीं है। सर इसका पर्पस क्या है, क्यों क्रिएट किया गया? एक ही चीज, नाउ एमएसएमई को डेवलप करना है, फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, बराबर। तो एमएसएमई को लोन लेने के लिए कहां जाना चाहिए? सिडबी के पास। सिडबी, ठीक है, ये रेगुलेटरी बॉडी है, हाँ गाइस, ये डायरेक्टली पब्लिक के साथ डील नहीं करती, ये दूसरी बैंकों को रीफाइनेंस करती है, उनके साथ टाइप करती है ग्राउंड लेवल पे ऑपरेट करने के लिए। बट ठीक है, तो सिडबी के बारे में आपको समझ आया? यस, सिडबी ने बहुत सारे प्लान्स, पॉलिसीज इशू करी हैं ताकि वो एमएसएमई को, ठीक है, नाउ सपोर्ट कर सके। उनमें से मैंने 3 पॉलिसीज, मैं 3 चीजें लेकर आया हूं जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। एक भाई 2 से 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, टीआरईडीएस का, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। गजब का कंसेप्ट है, मेरी बात सुनना। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम एक शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली चीज, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स, इतना ध्यान रखियो, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल का क्या मतलब है? डेटर्स, डेटर्स को डिस्काउंट करवाने का सिस्टम। एक सीधी सीधी चीज मैं बताऊं, ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाते, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, एक ऑनलाइन पोर्टल है जो सिडबी ने चालू किया है, ठीक है, बाय द नेम टीआरईडीएस। टीआरईडीएस सिस्टम एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है एमएसएमई को 2 चीजों का सपोर्ट करने के लिए, एक फाइनेंशियली सपोर्ट और दूसरा उनको बैड डेट्स ना हो पाए, ठीक है। आपको पता है मेजॉरिटी, मैक्सिमम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डायरेक्टली गुड्स मार्केट में नहीं बेचती कंज्यूमर्स को, वो सारा काम करती हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है ना के साथ, इनके साथ 2 प्रॉब्लम होती है। एक, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इनको बड़ा एक्सप्लॉइट करते हैं, इनको टाइम में पेमेंट्स नहीं करते, उधार खरीदते हैं, दे पीपल, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस, तो इनको पैसों की शॉर्टेज हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने, सिडबी ने कहा है कि भाई अब तुमको पैसों की कोई शॉर्टेज नहीं होगी, आप लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को जब बेचते हो ना, तो वो तो आपको 3 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, आप हमसे तुरंत पेमेंट ले लो, जो बिल के ऊपर उनको माल सेल किया है वो बिल आप हमको सबमिट करें, हमसे पैसा ले लें, और जब आपको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पेमेंट करे आप हमारा पैसा वापस लौटा दें। क्या बात करो, गजब का सिस्टम। अच्छा, ये ऑनलाइन सिस्टम है, क्योंकि यार सिडबी किसी एक जगह पे लखनऊ में है, तो पूरे इंडिया को सर्व कैसे करे, तो उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल बनाया है,
ठीक है, जहां पे ऑनलाइन ही आप अपने डेटर्स को क्या करवा सकते हो, डिस्काउंट। इट इज एन ऑनलाइन पोर्टल और इस प्रोग्राम का नाम रखा है TREDS। अच्छा, कोई लार्ज के इंडस्ट्रीज अगर स्मॉल के इंडस्ट्री से गुड्स खरीदने के बाद पैसे ना दे तो बैड डेट्स हो सकता है। सिडबी कहता है मैं बैठा हूं पैसा वसूलवा के दूंगा। हाँ, लेकिन एक चीज है, सारे डील्स फेयर डील होनी चाहिए, ब्लैक में नहीं होने चाहिए, बराबर। अच्छा, इसका एक छोटा सा वर्जन आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। नाउ डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके आपने चैप्टर पढ़ा है। नाउ बिल रिसीवेबल डिस्काउंट करवाना, लेकिन वो आप नॉर्मल किसी भी बैंक में जाके करवाते हो, बराबर। सिडबी MSME के लिए स्पेशली बनी हुई है। नाउ तो देखो, मेन ऑब्जेक्टिव इज ऑफ TREDS इज टू सॉल्व टू प्रॉब्लम्स। एक, एनहांसिंग रिसीवेबल, एनकैशिंग रिसीवेबल और इलिमिनेटिंग क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क मतलब बैड डेट्स रिस्क, बराबर। लेकिन सर ये ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किसने किया, उस ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है गाइज? उस ऑनलाइन पोर्टल का नाम रखा गया RXIL, लिखा है मैंने ऊपर, रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बराबर। ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है ना, सिडबी वालों ने नया नहीं बनवाया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जॉइंट वेंचर में एस्टैब्लिश करवा लिया, बराबर। नाउ तो आपको TREDS समझा। अगर डेटर्स को डिस्काउंट करने की बात आ जाए, ऑनलाइन पोर्टल की बात करें, TREDS को टिक मार्क कर देना। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ही क्या होता है, डेटर डिस्काउंटिंग सिस्टम, ओके। नाउ फिर सिडबी ने एक बैंक, क्योंकि सिडबी तो एक रेगुलेटरी बॉडी है, बराबर है, वो पब्लिक के साथ डील नहीं करती, तो उनका एक डिपार्टमेंट है मुद्रा बैंक। प्लीज फुल फॉर्म याद रखना, एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। नाउ माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग एजेंसी, माइक्रो यूनिट्स, बराबर है, माइक्रो कंपनियों के लिए बना है, सिडबी ने ही बनाया है, बराबर। माइक्रो यूनिट्स को ग्राउंड लेवल पे लोन्स प्रोवाइड करने के लिए, ओके। तो ये आप तीन बातें याद रखेंगे, ठीक है, मुद्रा और ट्रेड रिसीवेबल, ये सिडबी के इनिशिएटिव्स हैं। तो भाई इसी के साथ सिडबी हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट एक और डेवलपमेंट बैंक है नाबार्ड। नाबार्ड के ऊपर भी गजब क्वेश्चंस आते हैं। नाबार्ड का क्रिएशन किया गया है एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ कि भाई एग्रीकल्चर को डेवलप करें। अब एग्रीकल्चर क्या सिटीज में होती है क्या, ना, रूरल एरियाज में होती है। तो इसे दो रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, एक एग्रीकल्चर को डेवलप करो और एक रूरल एरिया को डेवलप करो, बराबर। गाइज, इंडिया इज ऑल अबाउट विलेजेस, हाँ कि ना, ठीक है। इंडिया शहरों से नहीं है, इंडिया गांव से है, विलेजेस से है। गांधी जी हमेशा कहते थे कि अगर कंट्री में रियल डेवलपमेंट लाना है तो यू स्टार्ट फ्रॉम रूरल एरिया, ठीक है। लेकिन सिटीज को और सिटीज बनाए जा रहे हैं, रूरल एरिया पीछे चले जाते हैं। बट अब ऐसा नहीं हो रहा, बहुत सारे रूरल एरियाज गजब डेवलप हुए हैं। नाबार्ड, बराबर, नाबार्ड बैंक, ठीक है, इसका एक ही फोकस, ठीक है, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसे करंट चेयरमैन कौन है, शाहजी केवी, एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नाबार्ड, इट्स शाहजी केवी, याद रखना। हेडक्वार्टर किधर है, मुंबई, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आते हैं, गवर्नमेंट बॉडी है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। नाउ 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 सर पर्पस क्या है, पर्पस तो सबको पता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, हाँ कि ना। अब रूरल डेवलपमेंट सर मतलब फार्मर्स तो वही है, प्लस रूरल बिजनेसेस को भी सपोर्ट करना। क्या बात कर रही है, देखो, लुकिंग आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, है ना, यस। तो आपको नाबार्ड याद रहा। जहां पर भी एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज की बात आ जाए और ऑप्शन पूछे, सीधा नाबार्ड को टिक मार्क करना, यस सर। देन IPPB, 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है। अपने इंडिया में एक नया कंसेप्ट चालू हुआ है, मतलब अभी नहीं हुआ है, टाइम हो गया, पेमेंट बैंक्स, ठीक है। पेमेंट बैंक्स नॉर्मल कमर्शियल बैंक जैसी बैंक्स नहीं है, इनका काम है सिर्फ पेमेंट्स करना। और इंडिया का सबसे फर्स्ट पेमेंट बैंक बना, फर्स्ट पेमेंट बैंक एयरटेल। कोई नहीं पूछेगा अब, लेकिन याद रखना है, एयरटेल इज द फर्स्ट इंडियाज पेमेंट बैंक, बराबर। यस यस यस, पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक, है ना, यस। इन सबको बैंक बनाया गया। अब तो बहुत सारी हो गई हैं यार, ठीक है, अब तो बहुत सारे बैंक्स हो गए। इनका काम है सिर्फ और सिर्फ पेमेंट्स फैसिलिटीज देना, और आरबीआई ने इनको बैंकों का डेजिग्नेशन दे दिया है, बराबर। लेकिन आपको पता है आज भी ऐसे बहुत सारे रूरल एरियाज हैं जहां पर बैंक्स नहीं पहुंची है। क्या बात करो, यस। अरे इंडिया कोई छोटा मोटा देश थोड़ी है यार, बराबर। नाउ इंडिया
में आज भी ऐसे बहुत सारे हैं जहां पे आज तक बैंक्स नहीं पहुंची गाइस, ठीक है, इतने साल हो गए ना, लेकिन अभी भी काफी चीजें को डेवलपमेंट बाकी है। इसे तो कहते हैं इंडिया इज डेवलपिंग एंड नॉट डेवलप्ड, राइट? यस। नाउ बट आपको पता है इंडिया की सबसे लार्जेस्ट बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, मोर देन अप्रोक्स 15,000 ब्रांचेस हैं उसकी, लेकिन फिर भी आज भी वो हर गांव गांव तक नहीं पहुंचा, राइट? तो लेकिन इंडिया में ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक, और आज तक एक ही है जिसने एक गांव नहीं छोड़ा। इन ईच एंड एवरी एरिया वो ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगी। द होल इंडिया इज कवर्ड एट अ ग्राउंड लेवल। पता है वो कौन सी है? पोस्ट ऑफिस, है ना? यस, आज थोड़ा इंपॉर्टेंस कम हो गया बिकॉज हम डिजिटल इंडिया की तरफ मूव कर चुके हैं। अब हम लेटर्स वेटर्स डॉक्यूमेंट सब सॉफ्ट कॉपीज, मेल्स, ईमेल्स, व्हाट्सएप चैट्स सब करते हैं। अब लेटर वेटर कोई नहीं लिखता ना, कुछ कुरियर पार्सल्स करने होते हैं तो कर लेते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस का इंपॉर्टेंस कम हो रहा था। बट पोस्ट ऑफिस पहले से ही फाइनेंशियल सर्विसेज देती थी, ऑब्वियसली जहां कोई बैंक नहीं वहां पोस्ट ऑफिस था, तो पोस्ट ऑफिस पहले से ही बैंकिंग सर्विस तो ऑलरेडी देती थी, पुरानी बात है। 2018 में मोदी सरकार ने पोस्ट ऑफिस को पेमेंट बैंक डिक्लेयर कर दिया, बराबर, विच इज 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, तो वो है आईपीपीबी। 3 से 4 बार एमसीक्यूज आ चुके हैं इसके ऊपर गाइस। ना आईपीपीबी स्टार मार्क कर लो। वैसे तो मेरे सारे जो नोट्स है वो स्टार मार्क ही है, क्योंकि मैं एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक ही तो पढ़ा रहा हूं। आईपीपीबी का फुल फॉर्म है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। उन्होंने पोस्ट ऑफिस को ही पेमेंट बैंक डिक्लेयर कर दिया। बैंक तो पहले भी थी, ठीक है, अब आप लोग का कोई भी पेमेंट्स हो, आईपीपीबी इज देयर, बराबर ना। तो इनके बारे में क्या पढ़ना है? 100% गवर्नमेंट ओन्ड। मालूम एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया? विच इज द पेमेंट बैंक विच इज 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन? आईपीपीबी। पहली पेमेंट बैंक कौन? एयरटेल, बराबर ना। और आईपीपीबी गवर्नमेंट ओन्ड पेमेंट बैंक। देखो इनके बारे में हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं। की पर्सन कौन है? विनीत पांडे, जय वेंकट रमन, बराबर है। फॉर्मेशन कब हुआ? 2018 में। हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली में, ठीक है। ओनर कौन है? इंडियन पोस्ट। और पोस्ट ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में नहीं आता, पोस्ट ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। और देखो आज भी पोस्ट ऑफिस की टोटल कितनी ब्रांचेस हैं? 1,55,015 पोस्ट ऑफिस है कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसकी इतनी ब्रांचेस हो? कोई नहीं, पोस्ट ऑफिस ही है। पूरे इंडिया को कवर किया है गाइस। एक टाइम था जब बैंक्स थी भी नहीं, आज तो बैंक्स की बहुत फैसिलिटीज हो गई। तब शहरों में जाकर जो लोग कमाते थे वो अपने फैमिलीज को पैसा पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजते थे, मनी ऑर्डर्स। यस, नाउ आईपीपीबी आज क्या क्या फैसिलिटीज देती है? सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट, करंट अकाउंट शायद नहीं देती है। नाउ मनी ट्रांसफर्स एंड बिल पेमेंट्स, ठीक है। तो आपको एग्जाम में एक बार ये भी क्वेश्चन आया कि आईपीपीबी क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, तो आप इन सबको पढ़ सकते हो। ये चीजें समझ में आई? यस। नाबार्ड में गाइस में एक चीज थोड़ा सा, ठीक है, संभाल लो। नाबार्ड में अभी वो एक्चुअली आगे आने वाला है। नाबार्ड का काम है 2 बैंकों को रेगुलेट करना, रेगुलेट एंड सुपरवाइज कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। मैं ये पॉइंट को हाईलाइट करना भूल गया। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आरआरबीज आर रेगुलेटेड बाय, कोऑपरेटिव बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय, बराबर, विथ whom? नाबार्ड, क्योंकि ये सब रूरल एरियाज में काम करते हैं और रूरल को डेवलप करने की जिम्मेदारी किसकी? आरबीआई की ना। तो ये आरबीआई के अंडर नहीं आते, ये नाबार्ड के अंडर आते हैं। ओके, आईपीपीबी समझा, पेमेंट बैंक्स। अरे बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। यस, ना इसके बाद आ जाओ कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। कोऑपरेटिव बैंक आप लोग के मॉड्यूल में भी है। कोऑपरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंकों में थोड़ा फर्क होता है। कमर्शियल बैंक्स आर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव बैंक प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, वो एक ऑब्जेक्टिव के साथ निकली हैं, उनका प्रॉफिट सेकेंडरी है, दे आर द सर्विस ओरिएंटेड। और ये मोस्टली कोऑपरेटिव बैंक्स मेजरली रूरल एरियाज में काम करते हैं टू सपोर्ट टू द फार्मर्स। इनके मेन कस्टमर्स फार्मर्स हैं और रूरल बिजनेसेस हैं, इसलिए इनको नाबार्ड के अंदर रेगुलेट होती हैं। मैंने ऊपर भी बता दिया, यहाँ पे भी बता दिया। ऑल ऑफ यू, हाँ की ना, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को डेवलप करना, तो ये संभालना। आप लोगों ने मॉड्यूल में पढ़ा है कोऑपरेटिव बैंक 3 लेवल पे काम करती हैं, ठीक है। एक स्टेट लेवल कोऑपरेटिव बैंक, फिर इनके कंट्रोल में आती है डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव बैंक, और इसके नीचे आती है प्राइमरी लेवल कोऑपरेटिव बैंक।
और इन तीनों को रेगुलेट करती है नाबार्ड। देखो गाइस, नाबार्ड है ना, एक रेगुलेटरी बॉडी है, इसकी कोई ब्रांचेस नहीं है, तो ग्राउंड लेवल पे फार्मर्स को और रूरल बिजनेस को सपोर्ट कौन करेगा? तो नाबार्ड ने क्या किया, ठीक है, इन्हीं लोगों के साथ टाई अप कर लिया। नाबार्ड ने कहा कि भाई तुम मेरे लिए काम करो ग्राउंड लेवल पे। तो हर स्टेट लेवल पे एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, हर स्टेट में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑपरेटिव बैंक्स है, डिस्ट्रिक्ट से एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे रूरल एरियाज होते हैं, रूरल, तो ये ट्रायंगल कंसेप्ट बना हुआ है। तो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कैसे किया जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर, जो प्राइमरी लेवल है, ये ग्राउंड लेवल पे काम करती है रूरल एरियाज में, ये रिपोर्ट करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल को, और प्राइमरी को कभी पैसों की जरूरत होती है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल को रिपोर्ट करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल को रिपोर्ट करती है, और स्टेट लेवल नाबार्ड को रिपोर्ट करती है, और नाबार्ड उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाता है और वो वापस नीचे इंस्ट्रक्शंस भेजता है। इस तरीके से ये चेंज चलती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो ये जरा संभाल लेना। देन नेक्स्ट, रीजनल रूरल बैंक। भाई कम से कम 3 से 4 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, और क्या आया है वो भी बताऊंगा, प्लीज सुनना। कोऑपरेटिव बैंक तो खाली एक ही बार आया हुआ है, वो भी प्राइमरी लेवल को पूछा गया था कि कौन सी ग्राउंड लेवल पे जो काम करती है, डायरेक्टली डील करती है फार्मर्स के साथ, वो है प्राइमरी लेवल, ठीक है। नाउ रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज। आरआरबीज पहले हमारे इंडिया में बहुत थी, ठीक है, अप्रॉक्स मुझे एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं पता, पर कहते हैं 194 तक थी। अब वो सब मर्ज हो रही हैं, अमालगमेट हो रही हैं और सिंक्रोनाइज हो रही हैं, एक्सपांड नहीं हो रही, ठीक है। आज कहते हैं रीजनल रूरल बैंक सिर्फ और सिर्फ 43 रह गई हैं। तो द नंबर ऑफ RRBs आर नॉट एक्सपांडिंग, द नंबर ऑफ RRBs आर गेटिंग reduced. At present approx 43 RRBs are there in India, बराबर from 193 RRBs, ठीक है। मुझे इसमें एक्चुअल फिगर्स में कैलकुलेट मत करना, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ आरआरबीज कम हो रही है कि बढ़ रही हैं? कम हो रही हैं। आपको पता है एग्जाम में ट्रू और फॉल्स में पूछा गया था कि आरआरबीज आर एक्सपांडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग और एक बार और क्वेश्चन आया था, एट प्रेजेंट देयर आर टोटल हाउ मेनी आरआरबीज आर देयर? इट्स 43। तो जिसको ये लाइन याद है ना, वो 2 MCQs फटाक से याद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बट आरआरबीज को भी कौन रेगुलेट करती है? नाउ आरआरबीज को भी रेगुलेट करती है नाबार्ड। ये नाबार्ड के अंडर आती हैं, क्योंकि इनका भी प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव है रूरल एरियाज में रूरल बिजनेसेस और फार्मर्स को सपोर्ट करना। यस, कोऑपरेटिव बैंक और आरआरबीज आर सिमिलर टाइप, ऑल ऑफ यू। नाउ तो देखो, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग credit to the weaker section of the society like agriculture laborers, marginal farmers, small enterprises in rural sector, बराबर। और मनरेगा में जो छोटे छोटे वर्कर्स काम करते हैं गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन रीजनल रूरल बैंक के थ्रू इनको सैलरीज वगैरह प्रोवाइड करवाती है। ओ यस, क्योंकि आरआरबी इज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है। सर आरआरबी के ओनर्स कौन है? इसके ऊपर भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, तो आप पॉइंट नंबर 3 देखो, आरआरबी कितने लोग मिलकर स्पॉन्सरशिप फंडिंग करते हैं? आरआरबी के 50% स्टेक होल्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एग्जाम में आया हुआ था। RRBs are sponsored by more than half. Who is the 50% owner of the RRB? Central government. Sponsorship bank 35% and state government 15%. मतलब लॉजिकली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर 65% की फंडिंग करते हैं, और 35% स्पॉन्सरशिप मतलब प्राइवेट बैंक्स जिनको कहा गया कि आपको इसमें फंडिंग करनी होगी, स्टेक होल्डर बनो। यस, नहीं तो आरबीआई बैंड बजा देगा उन लोग की बराबर। तो देखो मैंने बहुत सारी चीजें कह दी यार बातों बातों में, एक बार इसको चैनलाइज कर लेते हैं। आरआरबी के बारे में पढ़ने के लिए 4 पॉइंट। आरआरबी को रेगुलेट कौन करती है? नाबार्ड। आरआरबी को ओन्ड कौन करती है? 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 15% स्टेक होल्डर इज स्टेट गवर्नमेंट एंड 35% इज स्पॉन्सरशिप बैंक। नाउ आरआरबीज अब बढ़ रही है कि कम हो रही है? आरआरबीज अब कम हो रही है, ठीक है। एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 43 आरआरबीज, बराबर। पहले कुछ 150 के प्लस या 193 आरआरबीज थी, अब सब मर्ज हो के आज खाली 43 बची है, ठीक है। आरआरबीज का मेन काम है रूरल एरियाज में फार्मर्स को, छोटे छोटे बिजनेसेस को, कॉटेज इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियली सपोर्ट करना। ऑल ऑफ यू, यस। नेशनल हाउसिंग बैंक आज तक कभी क्वेश्चन में नहीं आया। नेशनल हाउसिंग बैंक ये भी एक गवर्नमेंट बॉडी है, ये रेगुलेट करती हैं, सारी बैंकों के साथ कोऑर्डिनेट करती है कि हाउसिंग लोन को सस्ता रखो। देखो गाइज, हमारे इंडिया में ना सारे लोन बहुत महंगे हैं। यस, लोन महंगा कैसे होता है? मतलब इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई, ठीक है।
हर लोन का इंटरेस्ट 10% प्लस जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस के लिए लोन लेंगे तो 12 to 14%। अगर आप पर्सनल लोन लेंगे, पर्सनल मतलब कार खरीदने के लिए, ठीक है, कार है वगैरह है, मैरिज करनी है, ठीक है, कुछ और शॉपिंग्स करनी है ना, तो उसे सबको पर्सनल लोन कहते हैं। इसके ऊपर भी इंटरेस्ट जाता है 13 to 14%। लेकिन मालूम है दो लोन्स बहुत सस्ते हैं। एक हाउसिंग लोन, अगर आप घर खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हो तो सिंगल डिजिट है, 7 to 8% के बीच में आपको लोन मिलता है। और एक एजुकेशन लोन, अगर आपको पढ़ाई करने के लिए लोन लेना है तो भी 7 to 8% के बीच में लोन्स आते हैं। तो सोचो गवर्नमेंट ने बाकी सब लोन इतने महंगे हैं, इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, इन दोनों को सस्ता कैसे रखा है? क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि ये दोनों चीज़ें बेसिक नेसेसिटी हैं, हाँ कि ना, ये लोन सस्ते होने चाहिए। लेकिन कमर्शियल बैंक्स कहती हैं कि भाई हम तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं, तो हम क्यों देंगे एजुकेशन लोन सस्ता? बराबर है, हमको क्या लेना देना? तो गवर्नमेंट कहता है आपको बीच का जो लॉस हो रहा है ना लोन देने का, वो हम भरपाई करेंगे। तो हाउसिंग लोन्स को रेगुलेट करने वाली एक अलग से बैंक बना दी, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं। उसके की पीपल है शारदा कुमार कोट्टा और हेड ऑफिस है दिल्ली। ऑल ऑफ यू, इट इज अ प्रिंसिपल एजेंसी फॉर प्रमोटिंग हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ओके, सारे बैंकों को कंसेप्ट कंप्लीट हुआ, आप लोग को समझा। मैंने एक्सप्लेन कुछ नहीं किया, पर मैंने आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे और आई एम वेरी श्योर गाइस आपने कुछ ना कुछ नया पढ़ा है मुझसे, हाँ कि ना। मैं अपने नॉन जेकेसी से कह रहा हूं बिकॉज हमारे नोट्स अलग लेवल पे हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जेकेसी में, ठीक है, उन सब लोगों ने ये पढ़ रखा है। वेरी एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं भाई, ये पढ़ो और पास हो जाओ। और सुनो, पास होने के बाद ना एग्जीक्यूटिव के लिए हमें जरूर कनेक्ट करना ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अब देखो बैंक्स पढ़ ली हैं, जरा देखें कि कितना जितना ज्ञान मिला है क्या हम एग्जाम के एमसीक्यू सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। सारे एग्जाम के एमसीक्यूज हैं, देख लो, पूरी एनालिसिस के साथ आए हैं हम। नाउ देखो 50% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय। रीजनल रूरल बैंक में 50% कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करता है? अभी अभी पढ़ा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना? यस, स्टेट गवर्नमेंट तो 15% और स्पॉन्सरशिप बैंक 35%। बोथ पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय, ओहो, इंडिया की जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है उसे कौन रेगुलेट करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। यस, थर्ड वन, in 2017 the Indian government established which of the following bank under Department of Post leveraging India's vast post network? ऐसी कौन सी बैंक है जो गवर्नमेंट की पोस्ट डिपार्टमेंट को बैंक बना दिया गया है, जो लार्जेस्ट नेटवर्क है, हर गांव में पहुंची हुई है? गाइस, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, आईपीपीबी। गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड मतलब गवर्नमेंट ओनर, आईपीपीबी। Now, under which category of the bank Paytm may be covered? It's a payment bank. Paytm is a payment bank, है ना? Yes. Which of the following is not covered under the classification of banks in India? नीचे दिए गए एग्जाम्पल में कौन सा बैंकिंग कैटेगरी में नहीं आता? स्मॉल फाइनेंस बैंक आता है, आपने पढ़ा है। कमर्शियल बैंक आता है, रीजनल बैंक आता है, इंडिजिनियस मनी लेंडर्स, इंडिविजुअल मनी लेंडर्स। सर ये कौन होते हैं? गाइज, जो लोग प्राइवेट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत पैसा है, मैं भी लोन देता रहता हूँ दोस्तों को, यारों को, इंटरेस्ट पे, है ना? ये सब आरबीआई के कंट्रोल में नहीं, इनको बैंकिंग डेजिग्नेशन नहीं दिया गया है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स पॉलिसी इन इंडिया 1991 रिजल्टेड इन, गाइज चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है आप लोगों ने, अब उसका थोड़ा सा इधर आ गया है। नाउ 1991 में मनमोहन सिंह ने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन चालू किया था। बहुत सारे रिफॉर्म्स आए थे, उसमें फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स भी आए थे। गाइस, मुझे एक चीज बताओ, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स जब क्वेश्चन आया था तो उसमें सबसे मेजर फोकस किस पे हुआ? मैं सुनूं, एलपीजी, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट बैंक्स। 1991 के बाद प्राइवेटाइजेशन को गजब बूस्ट मिला, गजब सपोर्ट मिला, और उसी की तो देन है कि आज हम एक बेटर पोजीशन पे हैं, है ना? यस, इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक आर सब्जेक्ट टू द रेगुलेशन ऑफ इंडिया का प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन रेगुलेट करता है? भाई प्राइवेट हो या पब्लिक हो, रेगुलेट तो एक ही करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चंस आर सो डायरेक्ट, थोड़ा सा सोचोगे आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरआरबीज?
रीजनल रूरल बैंक के फंक्शंस कौन से हैं? तो हमने पढ़ा था प्रोवाइडिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस टू रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, गवर्नमेंट ऑपरेशंस लाइक डिसबर्समेंट ऑफ वेजेस एंड मनरेगा वर्कर्स, यस, पैरा बैंकिंग फैसिलिटीज लाइक डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड लॉकर फैसिलिटीज, ऑल ऑफ द अबव। क्या बोलते हो? ऑल ऑफ द अबव। सारे काम करवाता ही है, फाइनेंशियल सर्विसेज भी दे रहा है, बराबर है ना, पैरा बैंकिंग फैसिलिटीज भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। नाउ इन इंडिया विच रिफॉर्म पॉलिसी लेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक? उल्टा पूछ लिया, 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। पहले पूछा था 1991 में जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स आए थे उसमें कौन सी बैंकों को सपोर्ट मिला? प्राइवेट बैंक्स। अब पूछ रहे हैं जो प्राइवेट बैंकों को कौन से रिफॉर्म्स में सपोर्ट मिला? तो 1991 लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में प्राइवेटाइजेशन आया था, बराबर। लेकिन प्राइवेट सेक्टर किसमें है? फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट बोले तो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। अरे चैप्टर का नाम ही फाइनेंशियल मार्केट है तो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स ही होंगे ना। यस। विच कैटेगरी ऑफ द बैंक इन इंडिया वेंट थ्रू मर्जर्स रिजल्टिंग इन रिडक्शन द नंबर ऑफ 27 इन द ईयर 2017 टू द प्रेजेंट 12 इन 2020? ऐसी कौन सी बैंक्स हैं जो आज सिर्फ और सिर्फ, पहले 27 थी अब 12 हो चुकी हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स। आज इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक सिर्फ 12 ही हैं, याद रखियो। रीजनल रूरल बैंक कितनी है? 43। पब्लिक सेक्टर बैंक कितनी है? ओनली 12। सब पब्लिक सेक्टर बैंक बोले और प्राइवेट सेक्टर बैंक बोले तो देखो, प्राइवेट सेक्टर बोले तो प्राइवेट इज द ओनर, पब्लिक सेक्टर बोले तो गवर्नमेंट का भी स्टेक है उसके अंदर, गवर्नमेंट भी ओन्ड करती है इन बैंकों को, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, अरे हाँ की ना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिर पंजाब नेशनल बैंक, फिर ऐसे करके कुछ 12 कंपनियां हैं, ठीक है। ओरिएंटल कॉमर्स कमर्शियल बैंक, यस। तो पब्लिक सेक्टर बैंक 12 है, रीजनल रूरल बैंक्स 43 हैं, याद रखियो। चीफ ऑफ आरबीआई ऑफ इंडिया इज गवर्नर। मैंने कहा था ना एग्जाम में आया हुआ है, देखो जुलाई 2021 में आया है। देन 12, commercial bank in India are required to maintain a percentage of their total liability in cash with RBI. ओहो, परसेंटेज जो आरबीआई के पास रखना पड़ता है उसे कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। जुलाई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, बराबर। नेक्स्ट, इन 2018 द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेड अ कंसोर्टियम ऑफ इंडियन बैंक डेवलपिंग PSB लोन इन 59 मिनट्स, एडवांस डिजिटल प्लेटफॉर्म। The platform aim to reduce the time for granting in principal approval, ठीक है, बिजनेस लोन एप्लीकेशन ऑफ MSME। कुछ नहीं समझा, ऑनलाइन अप्रूवल फलाना डिमाका, ये वो यहाँ वहाँ छोड़ो ना, लेकिन मुझे एक चीज समझा, MSME बोले तो एक ही फाइनेंशियल सपोर्ट है, सिडबी। मैंने कहा ना इतना सारा टेक्निकल लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन MSME और फाइनेंशियल सपोर्ट वर्ड आ जाए बस बात ही खत्म हो जाए, सिडबी। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? कौन सा रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, बराबर। तो देखो जितनी भी डेवलप बैंक होती है ना सारी रीफाइनेंसिंग होती है। NHB डेवलपमेंट बैंक है, ये तो रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। सिडबी ये भी रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, बराबर। नाउ नाबार्ड ये भी रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है। IFCI तो नॉर्मल बैंक है, और बाकी तीनों डेवलपमेंट बैंक्स है। डेवलपमेंट बैंक्स हमेशा रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस होती हैं। ओ 15, which of the following is the principal financial institution engaged in promotion of financing and development of MSME? बात ही खत्म हो गई। MSME, सिडबी। Next, customer of these banks are small and marginal farmers, micro and small enterprises, rural artisans, बराबर। ऐसी कौन सी बैंक है जिसके कस्टमर रूरल एरियाज के बिजनेसमैन है, फार्मर्स है? तो रीजनल रूरल बैंक, नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक 2 बार हो गया, एक बार पब्लिक लिख लो यार, क्या ही है। RRBs और कोऑपरेटिव बैंक्स भी होता तो चल जाता, ठीक है। RRB और कोऑपरेटिव बैंक्स। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? यस। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट ऑफर्स गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस, मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्टिंग। नाबार्ड किसे रेगुलेट करती है? फॉरेन बैंक को? नो। पब्लिक सेक्टर बैंक को? नो। प्राइवेट सेक्टर बैंक को? नो। इन सबको तो रेगुलेट RBI करती है। RRB को रेगुलेट नाबार्ड करती है। RRBs and cooperative banks are regulated by NABARD. 18,
short term, medium term and long term refinancing to state cooperative banks is provided by, बराबर। नाउ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आ गई हैं, बराबर, सिडबी, नाबार्ड, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड एनएचबी। मुझे बताओ कोऑपरेटिव बैंक्स कौन रेगुलेट करता है? नाबार्ड। तो नाबार्ड ही रीफाइनेंस करेगा ना। नाबार्ड, नाबार्ड रिपीटेड है, रिपीटेड, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। हाँ, यस। अब आप लोग देख लो मेरे रिविजन्स के लेक्चर में और आपने जो पढ़ा है, क्या डिफरेंस है? हाँ, तो शुरू करो योद्धाओं, वॉरियर्स। नाउ विच एंटिटी इन रूरल इंडिया प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट directly to borrowers and deals with distribution and marketing activities of agriculture products? Directly cooperative credit societies में कौन डील करता है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, गाइस ये लोग है ना। अच्छा, रीजनल रूरल बैंक भी आंसर हो सकता था, लेकिन इन्होंने क्या लिखा? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, तो आरआर भी नहीं हो सकता। अब स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल को कंट्रोल करती है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी लेवल, और प्राइमरी डायरेक्टली डील करता है, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज आएगा ना। यस। रूरल एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज, वर्कर्स, रूरल आर्टिशियंस आर प्राइमरी रिसिपिएंट ऑफ इंस्टीट्यूशन लोन। रूरल की बात करें तो मेरे दिमाग में तीन ही चीजें आती हैं, या तो नाबार्ड होगा, या कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, कोऑपरेटिव बैंक, या फिर रीजनल रूरल बैंक होगा, बराबर। नाबार्ड, नाबार्ड। यार एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेस, रूरल आर्टिशन बोलते तो फिर बचेगा ही क्या? तीन ही तो है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रास रूट? देखो कितनी बार रिपीटेडली सिडबी, नाबार्ड, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक क्वेश्चंस आ गए, है ना। जरा एनालाइज करके देखना गाइस, मैंने ऐसे रैंडमली क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, आपके लिए बड़ी मेहनत करिए यार। सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव कि आप लोग एक बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, और इकोनॉमिक्स में फेल हो गए ना, बूम। नाउ Which of the following is a grassroots level and short-term cooperative credit society? ये रिपीट हो गया गाइस, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। इसी के साथ पार्ट ए हम लोग ने कंप्लीट किया। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। ओके, बैंक के बाद जो सेकंड सबसे बड़ा टॉपिक है वो है कैपिटल मार्केट। ठीक है, पार्ट बी देख ही रहे हो। नाउ कैपिटल मार्केट में आपको 4 to 5 पॉइंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं। कैपिटल मार्केट बोले तो शेयर मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी मार्केट, बॉन्ड्स मार्केट, ये सारी चीजें। लेकिन इसमें से जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। नाउ सेबी, 3 से 4 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, सेबी के फंक्शंस, सेबी के करंट हेड कौन है और सेबी का हेड ऑफिस किधर है। सेबी के बारे में हर कोई जानता है, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग एल्स। नाउ सेबी इसको जो पावर मिली थी वो 1992 में मिली थी, हर्षद मेहता स्कैम के बाद। नाउ सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और सेबी के जो करंट चेयरपर्सन है वो है मदावीपुरी भुज। ठीक है, आपको ये 3 चीजें याद रखनी है। नाउ सेबी के फंक्शंस, एग्जाम में यार एक दो बार तो क्वेश्चन ऐसे आए विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेबी। अब यू नो व्हाट नॉट अ फंक्शन ऑफ सेबी को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेबी। तो सेबी के मेजरली तेरा 5 फंक्शंस। ठीक है, और भी बहुत सारी ड्यूटीज हैं, लेकिन ये 5 चीजें मेन है। नाउ प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। भाई शेयर मार्केट में, कैपिटल मार्केट में लोग अपना पैसा लगाते हैं, हाईली वॉलेटाइल मार्केट है, इन्वेस्टर्स के साथ वापस फ्रॉड ना हो जाए, जैसा 1992 में हुआ था, बराबर, हर्षद मेहता के केस में। ना तो उन वापस फ्रॉड ना हो, घोटाले ना हो, बराबर, ये जिम्मेदारी अब किसकी रही? सेबी की रही, ताकि इन्वेस्टर का जो पैसा वो सेफ रहे। नो डाउट पैसा फ्रॉड की वजह से नहीं डूबे, फ्लक्चुएशन होना, वॉलेटिलिटी का लॉस है, वो फ्रॉड नहीं है, वो तो शेयर मार्केट का चार्मिंग पार्ट है, उसी को तो एंजॉय करने के लिए पब्लिक आती है, इन्वेस्ट करती हैं। सेबी प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू स्टॉक ब्रोकर एंड सब ब्रोकर्स। आप लोग को पता है हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 2 कंपनियों से चलता है, बीएससी और एनएससी। ठीक है, इसको रेगुलेट किया जाता है, हर कोई टॉम डिक एंड हैरी यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकता, बराबर। अगर आप लोग को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको ब्रोकर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, और ये सारे ब्रोकर्स को सेबी से लाइसेंस मिलते हैं, और आप कह सकते हैं उनको रजिस्टर करवाना पड़ता है। रेगुलेटिंग ऑपरेशंस ऑफ एफआईआई एंड एफपीआई 5th चैप्टर में पढ़ेंगे।
FII और FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और FII, हमारे कंट्री में बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पैसा आता है शेयर मार्केट में। तो और उनकी वजह से उनका पास इतना पैसा है कि उनकी वजह से हमारा शेयर मार्केट बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट उनके ऊपर नज़र रखती है, सेबी की ड्यूटी है कि वो जो FPI और FII है उनके ऊपर रेगुलेट करें, बराबर, उनको अपनी मनमानी ना करने दे। नाउ नेक्स्ट, प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग्स। कंपनियों की अंदर की इंफॉर्मेशंस लीक हो जाती हैं, उसकी वजह से शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो कुछ बड़े लोग, ठीक है, शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए अंदर की इंफॉर्मेशंस को लीक कर सकते हैं। सेबी की जिम्मेदारी है कि इनसाइडर ट्रेडिंग्स रोकी जाएं और इन्वेस्टर्स आर एजुकेटेड। जब भी कोई नए रूल्स, नए अपडेशंस सेबी लेकर आए, जैसे अभी बहुत सारे अपडेशंस आ रहे हैं शेयर मार्केट में, नाउ वो टाइम टू टाइम, ठीक है, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करें, अपडेट करें, ऑल ऑफ यू। तो ये सेबी के फंक्शंस है 5, आप लोग को ये याद रखने हैं। सेबी के बाद है NSDL, CDSL, एक्चुअली 2 टॉपिक्स है। नाउ 1992 में सेबी बना, सेबी बनने के बाद अप्रोक्स 1996 में NSDL बना। नाउ हर्षद मेहता के टाइम पे वन ऑफ द प्रॉब्लम इज कि शेयर्स डुप्लीकेट हो चुके थे, बराबर। पहले फिजिकल शेयर्स होते थे, उसकी डुप्लीकेशंस थी, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। अब गवर्नमेंट चाहता था कि यार शेयर्स के अंदर कभी भी डुप्लीकेशन ना हो, ठीक है, ना हो, तो उस डुप्लीकेशन को रोका कैसे जाए। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा रूल बनाया कि एक काम करो यार, शेयर्स को डीमटेरियलाइज कर दो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दो, गायब कर दो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट कर दो। लेकिन गाइस, कोई भी चीज़ को आप गायब तो कर सकते हो, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इनविजिबल करने के लिए, ठीक है, कहीं उसका फिजिकल बेस होना बहुत जरूरी है। याद रखना, इनविजिबल का तब तक कोई इंपॉर्टेंस नहीं जब तक उसका फिजिकल बेस ना हो, बराबर। तो लाखों करोड़ों, दिन में हजारों करोड़ों का टर्नओवर होता है, हाँ कि ना, हजारों करोड़ों का मतलब लैक्स ऑफ करोड्स, मैंने 1000 करोड़ भी कम कह दिया, बराबर है। शेयर मार्केट जब 1000 पॉइंट से गिरता है ना, तो 19 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ का नुकसान हो जाता है, और 19 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ का प्रॉफिट भी हो जाता है। इतना पैसा घूमता है इंडिया में एक दिन के अंदर अंदर, बराबर। नाउ लाखों करोड़ों का मार्केट है, इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं यार, रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा, हर सेकंड में शेयर होल्डर बदल जाता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये सेबी का काम नहीं हो सकता, सेबी रेगुलेट करने के लिए आई है, तो इन सबके अकाउंट्स मेंटेन कौन करे। मेरे पास भी रिलायंस के शेयर होल्डर्स शेयर्स हैं फॉर एग्जांपल, बट इनविजिबल है, पर उसका प्रूफ क्या है कि मैं शेयर होल्डर हूं, कौन मेंटेन करेगा। तो गवर्नमेंट ने डिपॉजिटरीज बनाई, 2 ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, NSDL और CDSL। NSDL को डिपॉजिटरी कहते हैं, जहां पे शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड जो डिमटेरियलाइज हो चुके हैं उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं ना। और शायद NSDL ने ही डीमेट अकाउंट का कंसेप्ट लेकर आए, लेकिन NSDL के बाद एक और मार्केट की जरूरत पड़ी, एक और डिपॉजिटरी की, फिर CDSL बना। इंडिया के 2 ही डिपॉजिटरी मार्केट्स हैं, सॉरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना। NSDL NSC के लिए काम करता है, CDSL इज वर्किंग फॉर BSC, क्योंकि हमारे इंडिया में 2 मार्केट्स हैं, बराबर। आपको इतना ही याद रखना है, इसके ऊपर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद आ जाओ प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट। एग्जाम में प्राइमरी सेकेंडरी के इंस्ट्रूमेंट्स पूछे जाते हैं कि विच इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट, विच इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब जहां पर, ठीक है, पहली बार शेयर इशू किए जाते हैं, जहां पे शेयर्स क्रिएट होते हैं, जहां पे शेयर कैपिटल रेज होता है। मतलब एक लेमन टर्म में बोलूं तो प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां पे कंपनी पहली बार पब्लिक को शेयर इशू करती है, जिसे आप इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉलो पब्लिक ऑफर, बोनस शेयर्स, ठीक है, स्वेट इक्विटी, डायरेक्टली इन सब चीजों को कंपनी इशू करती है, इसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। यहाँ पे शेयर्स क्रिएट हो रहे हैं। प्राइमरी मार्केट में जो पहली बार शेयर होल्डर बनता है, अगर उसको शेयर होल्डरशिप से हटना है, फिर वो अपने शेयर्स को खरीद और बेच सकता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मतलब BSC और NSC, बराबर, जहां पे कंपनीज नहीं होती, जहां पे इन्वेस्टर डील विद इन्वेस्टर्स। कंपनी ने पहली बार पैसा लिया, कैपिटल रेज किया और अपना बिजनेस करने चले गए। कंपनी का शेयर मार्केट में कोई रोल नहीं है। क्या बात कर रहे हो? यस, ये वॉलेटिलिटी हम क्रिएट करते हैं एक दूसरे के साथ। ओ, बराबर। इसे प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यू मार्केट भी कहते हैं, इसको आफ्टर मार्केट या शेयर मार्केट भी कहते हैं, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हो BSC और NSC इज एक्चुअली योर सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स और सेकेंडरी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स आपको पढ़ने जरूरी थे, आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, और छोटा सा कंसेप्ट है, एक बार एग्जाम में आया हुआ है। अब इसके बाद ना, मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स में कुछ चीजें नहीं ली हैं, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट जो गया था मई 2024, बराबर, आपका तो जुलाई 2024 है, उसमें ना प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स के बारे में क्वेश्चंस आए थे 1-2, ठीक है।
तो डिफरेंस बिटवीन आपको प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स पता होना चाहिए। फिर डिबेंचर्स एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स आपको पता होने चाहिए। अब ये बहुत ही सिंपल है, 12th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है, आप इसे पढ़ सकते हैं, मैं इसको रिवीजन में नहीं ले रहा हूं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में आप लोग ने एक खास बात सुनी होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द टेम्पररी ओनर्स, इनकी मैक्सिमम लाइफ 20 ईयर्स है, 20 ईयर्स के बाद इनको रीपे करके हटाना पड़ता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स एंड द परमानेंट ओनर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स डिविडेंड मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को वेरिएबल डिविडेंड मिलता है। ये सुख दुख के साथ ही है, हाँ कि ना? यस। प्रेफरेंस शेयर्स कभी भी एजीएम या वोटिंग राइट्स नहीं होते, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। इक्विटी शेयर्स का बेसिकली कोई टाइप नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर्स 6 to 7 टाइप्स के होते हैं, वो 6 to 7 टाइप्स आप पढ़ लीजिएगा प्लीज। डिबेंचर्स तो क्रेडिटर्स होते हैं, इनको इंटरेस्ट मिलता है, हाँ कि ना? और इनके भी टाइप्स हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड एंड ऑल, ठीक है ना? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, बहुत सारे टाइप्स हैं, आप इसे पढ़ के रखेंगे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में एक फर्क है। इसे प्रेफरेंस क्यों कहा जाता है? अगर कंपनी कभी भी डिविडेंड देगी तो सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेंगे, सेकंड प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। कंपनी कभी वाइंडिंग अप हुई, बंद होने लगी, तो सबसे पहले पेमेंट का प्रेफरेंस भी प्रेफरेंस शेयर्स को ही जाएगा, इक्विटी शेयर्स को सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा, तो इसलिए उसका नाम प्रेफरेंस है। तो दो चीजों में हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगी, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके थे ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको कैपिटल मार्केट पढ़ाई। अब इसके ऊपर देखो एग्जाम में आए हुए एमसीक्यूज कैसे हैं। डेट फाइनेंसिंग इज अ चीपर देन इक्विटी फाइनेंसिंग फॉर अ फर्म, बिकॉज डेट फाइनेंसिंग मतलब लोन्स, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स हमेशा इक्विटी शेयर से चीपर होता है क्या? सस्ता होता है क्या? बोलो, ठीक है? और हाँ तो फिर क्यों? तो देखो, when a business liquidates, lender have the loss priority to receive repayments. Neither interest nor dividend is to be paid to the lenders. Non-dilution of control when debt finance is used. Interest paid on debt is tax deductible but dividends are not. अब सुनो, मेरे को एक चीज बताओ, इनमें से क्या आंसर होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और टेक्निकल क्वेश्चन था। देखो May 22 में आया हुआ क्वेश्चन। डेट फाइनेंसिंग इज चीपर देन इक्विटी फाइनेंसिंग फॉर अ फर्म बिकॉज हमेशा लोन सस्ता होता है गाइस इक्विटी शेयर होल्डर्स से। सर क्यों? इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर बनते हैं, बराबर है। अगर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा पे करना होगा, कम प्रॉफिट होगा तो कम पे करेंगे। लेकिन डेट फाइनेंसिंग को तो फिक्स अमाउंट पे करना है, रेंट के जैसा फिक्स इंटरेस्ट है, तो ये कभी महंगे नहीं पड़ते, हाँ कि ना? तो देखो, अच्छा अगर जिसको ये मतलब भी नहीं समझा ना, वो ऑप्शंस पढ़ के भी कम से कम पता लगा सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है और राइट है। देखो, व्हेन अ बिजनेस इज लिक्विडेटेड, लेंडर हैव लॉस्ट देयर प्रायोरिटी टू रिसीव रीपेमेंट। जब बिजनेस बंद हो जाते हैं, लेंडर्स का मतलब होता है लोन, लोन मतलब डिवेंचर्स ही पकड़ लो या लोन पकड़ लो। डेट फाइनेंसिंग का मतलब लोन्स एंड डिवेंचर दोनों होते हैं। तो क्या लेंडर को पे नहीं करना पड़ता? गलत, इक्विटी शेयर होल्डर को पे नहीं करना पड़ता, है ना? लेंडर्स को तो पे करना ही पड़ता है, तो ये तो रॉन्ग है। नीदर इंटरेस्ट नॉट डिविडेंड इज टू बी पेड टू द लेंडर्स। एक मिनट, डिविडेंड आर नॉट पेड टू द लेंडर्स, वो ठीक है। इंटरेस्ट नॉट पेड टू द लेंडर्स, गलत। लेंडर्स को तो इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है, ये भी रॉन्ग है। नॉन डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल, हाँ, लोन लेने से आपकी ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती, ये राइट है। इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज टैक्स डिडक्टिबल बट डिविडेंड्स आर नॉट, गलत। इंटरेस्ट पे भी टैक्स लगता है और डिविडेंड पे भी टैक्स लगता है, ये भी रॉन्ग है। सी आंसर। अगर स्टूडेंट इस पे फेंक के आते हैं ना, मतलब अगर उनको पता नहीं चलता और वो फेंक के आते हैं, ब्लफिंग, जय माता दी, तो डी को टिक मार्क करके आते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है? लेकिन वहां पे टैक्स दोनों पे है गाइस। सी इज द करेक्ट आंसर। आपकी ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती लोन लेने से, है ना? ना, ओनर आप ही रहते हैं। 23rd, which of the following function as a bank in the financial market, such as accepting securities as deposit in the form of shares, bond, debenture, government securities, mutual fund units? नहीं, गवर्नमेंट ने कौन सा ऐसा बैंक बनाया है जो पैसों का बैंक नहीं है, जो शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स को डिपॉजिटरी में रखते हैं, जहां पे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिपॉजिट किए जाते हैं। गाइस, उसे बैंक नहीं, उसे डिपॉजिटरी कहते हैं। मतलब एनएसडीएल और सीडीएसएल, है ना? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज। बैंक में पैसा डिपॉजिट होता है, इससे से बैंक कहते हैं। यहाँ पे शेयर्स डिपॉजिट होता है, इससे इसको डिपॉजिटरी कहते हैं, है ना? ये शेयरों का बैंक है, शेयर्स डिबेंचर्स का बैंक है लेकिन इसे डिपॉजिटरी किया जाता है, कहा जाता है बैंक नहीं। ओह, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई ट्रू और फॉल्स पूछते हैं।
ट्रू और फॉल्स ना, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, ये है ना आपके इंस्टीट्यूट का एकदम फेवरेट कंसेप्ट है। मेजॉरिटी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। सर क्यों? रीजन है, रीजन ये है गाइस, आप लोग को है ना कुछ एमसीक्यूज 2 मार्क के लिए है और कुछ एमसीक्यूज 1 मार्क के लिए है। तो जब 2 मार्क के उनको एमसीक्यू पूछने होता है ना, तो लोग एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शन कंसेप्ट पूछ सकते हैं ट्रू और फॉल्स में। देखो, सिक्योरिटीज कैन नॉट बी सोल्ड ऑन द सेकेंडरी मार्केट, ओनली परचेज आर परमिटेड देयर। गलत, ये स्टेटमेंट फॉल्स है गाइस। सेकेंडरी मार्केट में परचेज भी किए जा सकते हैं और बाय भी किए जा सकते हैं, लेकिन प्राइमरी मार्केट में सिर्फ परचेज किए जा सकते हैं, सेल नहीं होता, क्योंकि कंपनी बेचती है ना, फिर वो शेयर्स वापस नहीं लेती। यस, प्राइमरी मार्केट अलाउ फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। गलत, ये भी फॉल्स। सेकेंडरी मार्केट में परचेज और सेल दोनों होता है। इन्होंने स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया है। अच्छा जी, तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। लेकिन देखो, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का डिस्टिंग्विश था। प्राइमरी मार्केट में आप सिर्फ शेयर्स परचेज कर सकते हो कंपनी से, बेच नहीं सकते। बेचने के लिए आपको सेकेंडरी मार्केट में आना पड़ेगा। सेकेंडरी में आप बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो। तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। B, D is the answer. 25. At the time of liquidation of company, ओह, जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो क्या ही होगा, पढ़ लेते हैं। ये वो टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आधी इंफॉर्मेशन आपको ऑप्शन से दिखती है। शेयर होल्डर आर पेड बिफोर डिबेंचर्स, रॉन्ग। सबसे पहले डिबेंचर्स पेड होते हैं, डिबेंचर्स एंड लोन्स, फिर प्रेफरेंस शेयर्स और फिर इक्विटी शेयर्स का नंबर आता है, अगर आप पेमेंट्स की बात करो तो। Shareholders are paid before debenture, na. Preference shareholders are paid before debenture, na. Debenture holders are paid off before the shareholders, yes, yes. C is the answer. Which of the following is not a transaction of Indian primary market? Primary market का कौन सा transaction नहीं है? नहीं है। Purchase and sale of existing security, ये secondary market में होता है। सेल बोल दिया, बात खत्म हो गई। प्राइमरी मार्केट में कभी सेल नहीं होता। राइट इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर सेल, ऑफर ऑफ सेल, बोनस शेयर्स, ईसॉप, ये सब प्राइमरी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली कंपनी से पब्लिक को पहली बार शेयर दिए जा रहे हैं। ओ, तो यहां पर हो गया कैपिटल मार्केट कंप्लीट। देखा किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं? यस। अब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। 2 ही सबसे बड़े टॉपिक थे फाइनेंशियल मार्केट में चैप्टर में, एक तो बैंक और एक कैपिटल मार्केट। इसके बाद सब दो लाइन के कंसेप्ट हैं, सुनते जाओ बस, ठीक है। कुछ चीजें, म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट कौन करती है? अब इसमें नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं, इट इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं? सेबी। इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। ये पहला पॉइंट। 3 ही पॉइंट पढ़ने हैं आपको। दूसरा पॉइंट, हमारे इंडिया का सबसे पहला म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सा था जो इस कंसेप्ट को लेकर आया? यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड क्या काम करती है, कैसे काम करती है, वो सब छोड़ो, वो सब आपने पढ़ा है। 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। इंडिया की सबसे पहली म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी यूटीआई। नाउ, ठीक है, अच्छा लिखा है यहाँ पे रेगुलेटेड बाय सेबी। ओ हो, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट एक और पढ़ना है। सेकेंड म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी है? चलो, पहली तो यूटीआई है। नाउ एसबीआई म्यूचुअल फंड, ये सेकेंड म्यूचुअल फंड कंपनी है इंडिया की, और एग्जाम में पूछा गया था यूटीआई के बाद कौन सी सेकेंड म्यूचुअल फंड ओपन हुई थी? तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड कंपनी? यूटीआई के बाद इट्स सेबी, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बस इतना ही पढ़ना है। 3 पॉइंट्स मैं फिर से रिपीट कर दूं। नाउ, म्यूचुअल फंड मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। दूसरा, इंडिया की सबसे पहली म्यूचुअल फंड कंपनी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो इस कंसेप्ट को लेकर आए और गजब की सक्सेस मिली ना। और जो दूसरी आई वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आई। उसके बाद में तो भरमार थी, ठीक है, बहुत स्कोप था। म्यूचुअल फंड कंपनियां बहुत सारी आई, प्राइवेट भी, पब्लिक भी, बहुत सारी। इसमें इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देन नेक्स्ट, सी पार्ट, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में भी पढ़ने के लिए 3-4 पॉइंट, 2-3 पॉइंट है। नाउ, इंश्योरेंस को सबसे पहले रेगुलेट कौन करती है? आईआरडीए। आईआरडीए का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बराबर। ये 1999-2000 में फॉर्म हुई थी, ओके। नाउ, ओनर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑब्वियसली। हेड ऑफिस किधर है? हैदराबाद। चेयरपर्सन कौन है? देवाशीष पांडा, ठीक है, देवाशीष पांडा है। और सर इनका काम क्या है? हमारे इंडिया में 2 टाइप की इंश्योरेंस कंपनीज है। 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, सुन लेना बस।
3 से 4 टाइप की इंश्योरेंस कंपनीज है, सॉरी 2 टाइप की इंश्योरेंस कंपनीज है, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस, बराबर, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, जिसका पैसा हमारी फैमिली वालों को हमारे मरने के बाद या फिर हमको मैच्योरिटी में मिलता है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है एसेट्स का इंश्योरेंस, जिंदगी का इंश्योरेंस को लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। तो इंसानों का इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस है, और अगर नॉन लाइफ है मतलब गुड्स एसेट्स का इंश्योरेंस करवाना है, ठीक है, तो फिर वो नॉन लाइफ इंश्योरेंसेस है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस में मेडिकल इंश्योरेंस भी आते हैं, एसेट्स इंश्योरेंस भी आते हैं। ये लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस नहीं होते, ये एक एक साल के इंश्योरेंस होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस ह्यूमन बीइंग का इंश्योरेंस होता है, बराबर ना। अब आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं सुनो। इन इंडिया ऑल टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंसेस एंड जनरल इंश्योरेंसेस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस को एक और नाम से जाना जाता है जनरल इंश्योरेंस, आर रेगुलेटेड बाय, तो गाइज इट इज IRDA, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस दोनों को IRDA ही रेगुलेट करती है अपने इंडिया में। दूसरा, ठीक है, विच इज द 100% ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो गाइज जो गवर्नमेंट ओन्ड है वो भी मैं आपको बता दूं, दूसरा पॉइंट याद रखने के लिए, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज LIC और, ठीक है, और जनरल इंश्योरेंस LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट है। हाँ, अब LIC 100% नहीं है, 96.5 है, क्योंकि 3.5% स्टेक उन्होंने बेच दिया, बट ठीक है, आज भी 96.5 तो है ही ना। ओके, बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। आ जाओ एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन है। अब इसमें एक ही क्वेश्चन दिया, एक्चुअली 2 से 3 बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, और 2 बार तो रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हैं कि इन इंडिया इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेसेस आर रेगुलेटेड बाय, ठीक है। आप IRDA को टिक मार्क करेंगे, और इसमें क्वेश्चन आया था IRDA कब एस्टैब्लिश हुआ, तो गाइस ईयर 99 2000 में एस्टैब्लिश हुआ था, तो 99 नहीं दिया है, 2000 दिया, 2000 को टिक मार्क कर देना नियर बाय। ओके, इंश्योरेंस में भी पढ़ने के लिए 2-3 पॉइंट्स थे, बराबर, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। नाउ आफ्टर दिस आ जाओ मनी मार्केट। ओहो, 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं भाई इसके ऊपर। मनी मार्केट, सर शेयर मार्केट सुना जहां पे शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं, म्यूचुअल फंड सुना जहां पे शेयर मार्केट ही के ही से ही कनेक्टेड है, अगेन शेयर मार्केट या यूनिट्स खरीदे और बेचे जाते हैं। इंश्योरेंस सुना जहां पे इंश्योरेंस खरीदे बेचे जाते हैं ना। बैंक सुना जहां पे पैसों का रोटेशन होता है। मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट नाम ही है, मार्केट में मनी, ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है शॉर्ट टर्म लोन्स। सो शॉर्ट टर्म बोले तो 1 साल तक का लोन, बराबर, 1 साल, हालांकि लोन्स देने वाले बैंक वगैरह ही हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म लोन्स। तो देखो आप लोग को इसमें 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं, बस 3 से चौथा कोई पॉइंट नहीं पढ़ने की जरूरत है। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म लोन्स आर प्रोवाइडेड 1 day to 1 year, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करती है? RBI, ठीक है, तो RBI कंट्रोल्स द मनी मार्केट, सेकेंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट भाई कंपोनेंट्स, मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं उन्हें क्या क्या कहते हैं, अलग अलग नाम है, आप एक बार पढ़ के जाइएगा। ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इंटरबैंकिंग लैंडिंग्स, रीपर्चेज ऑफ एग्रीमेंट्स, आप लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी लिख सकते हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हेलो, ये सारे टर्म्स है ना। फिर नोटिस मनी, कॉल मनी, ठीक है, ये सारे नाम प्लीज इनको याद रख लीजिए जो मैंने लिखे हैं और आपने भी जो जो प्रिंटेड है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स किसके? मनी मार्केट के। ये 3 ही पॉइंट्स पढ़ने के लिए है। देखो एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। द ऑर्गेनाइज कंपोनेंट ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, बोलो। RBI एंड कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, ओनली RBI। गाइस सी इज द आंसर। सारी बैंक ही हैं जो शॉर्ट टर्म लोन्स देती हैं, है ना। यस। 30, in Indian financial market all of the following are money market instrument except, गाइज नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से 3 मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक्सेप्ट मतलब कौन सा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो देखो ट्रेजरी बिल ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, कमर्शियल पेपर ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट, डिबेंचर ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है मनी मार्केट का, ये डेट मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है जो कैपिटल मार्केट का ही पार्ट है,
किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, देखो एक बार और आया है क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आर मनी मार्केट एक्सेप्ट, सिमिलर क्वेश्चन, लेकिन एक बार जून नवंबर 20, एक बार जनवरी 21 में। इक्विटी शेयर्स मनी मार्केट नहीं, शेयर मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। बाकी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, इसे मैंने कहा ना वो लिस्ट पढ़ के जाइयो। यहां पर मनी मार्केट भी कंप्लीट हो गया, राइट। नाउ 3 पॉइंट के टॉपिक्स हैं। एनबीएफसी, वाह वाह, लास्ट टॉपिक ऑफ द रिवीजन। नाउ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इनको नॉन बैंकिंग, कितना नेगेटिव नाम दिया, नहीं, नॉन बैंकिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉन बैंकिंग? गाइस, इन्हें नॉन बैंकिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बैंक जैसी हैं, इनका काम बैंक से सिमिलर है, लेकिन इनको बैंक का डेजिग्नेशन नहीं दिया गया है। सर इनका काम बैंक जैसा कैसे? गाइस, इनका काम है सिर्फ लोन देना, लेकिन बैंकों का काम है डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करना और लोन्स भी देना, बराबर। तो ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए इनका काम बैंक जैसा है लेकिन बैंक नहीं है, इसलिए इनको कंपनीज कहा जाता है। इनको कंपनीज एक्ट में भी रजिस्टर करना होता है और आरबीआई के पास भी रजिस्टर करना होता है, क्योंकि लोन्स दे रहे हैं ना। यस, नाउ ठीक है। अब देखो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का काम है लोन देना। हर बैंक का नेचर अलग है, बराबर। कुछ बैंक, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ एनबीएफसी सिर्फ हाउसिंग के लिए लोन देती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इंश्योरेंस रिलेटेड लोन्स देती हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपनियां, बराबर है, कुछ कंपनियां सिर्फ शेयर मार्केट्स के लिए लोन देती हैं, कुछ कंपनियां बिजनेस ओपन करने के लिए लोन्स देती हैं। क्या बात करें, हाँ, अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो हर अलग अलग नेचर वाली एनबीएफसीज के लिए एक अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी है। तो देखो, अगर इंश्योरेंस कंपनीज वाली एनबीएफसी है तो आईआरडीए रेगुलेट करेंगी, अगर हाउसिंग फाइनेंस है तो एनएचबी रेगुलेट करेगी, अगर ब्रोकिंग कंपनियां मर्चेंट बैंकिंग है तो सेबी रेगुलेट करेगी, चिटफंड कंपनीज है तो स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, निधि कंपनीज है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रेगुलेट करेगी। एग्जाम में हाउसिंग फाइनेंस पे क्वेश्चन आया हुआ था ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट में, कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को कौन रेगुलेट करती है, तो एनएचबी रेगुलेट करती है। तो इतना ही है पढ़ने के लिए। हाँ, आप इसमें एक चीज और पढ़ के जाइए, वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि भाई नॉर्मल बैंक्स में और एनबीएफसीज में क्या फर्क है। तो मैं वो कुछ कुछ चीजें बता दूं। दे एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, सेविंग बैंक करंट अकाउंट, बराबर, नो, ये ऐसा कोई डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। दे प्रोवाइड चेक क्लियरिंग सर्विसेज, सॉरी, चेकबुक फैसिलिटी कह सकते हो, ये लोग आपको चेकबुक फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ये ऐसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। पेमेंट्स करने के लिए चेकबुक्स होती है ना, हाँ, बराबर, ये आपको डेबिट कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, एनबीएफसी कोई तरीके का डेबिट कार्ड प्रोवाइड नहीं करती। ओके, नाउ थर्ड, बैंक्स आरबीआई के अंडर सेटलमेंट सर्विसेज में आती हैं, चेक क्लियरिंग सर्विसेज सेटलमेंट एजेंसीज के अंडर आती हैं, एनबीएफसी कोई सेटलमेंट एजेंसीज के अंडर नहीं आती। तो सर सब तो डिफरेंस है, तो फिर इसे नॉन बैंकिंग, खाली एक ही चीज सिमिलर है कि एनबीएफसीज बैंक लोन प्रोवाइड करती हैं एंड क्रेडिट कार्ड इशू करती हैं, ये भी लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड इशू कर सकती हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक लोन ही है। बस ये जरा डिफरेंस आप समझ के रखना, आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, आप इसे पढ़ के जाइए। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इन इंडिया क्रिसिल लिमिटेड इज अ, क्रिसिल, ये आपने करंट अफेयर्स वगैरह में पढ़ा होगा। नाउ क्रिसिल, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है कि रीजनल रूरल बैंक है कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? तो गाइस, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये कोई फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, ऐसे ही पूछ लिया। क्रिसिल इज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट नहीं है। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट एनबीएफसी? इंडिया की सबसे पहली एनबीएफसी का नाम क्या है? बोलो। ICICI, कोटक महिंद्रा, IFCI, none of these. IFCI is the first NBFC Bank of India. For interest rate to be charged to borrower by NBFC in India, what are the existing regulatory restrictions? यो, NBFC जब लोन देती है तो कितना इंटरेस्ट चार्ज करती है और उनको कौन रेगुलेट करती है उनके इंटरेस्ट को? गाइस, कोई भी रेगुलेटरी बॉडी इंटरेस्ट को रेगुलेट नहीं करती, आरबीआई भी नहीं। बैंक को पूरा राइट्स है अपने खुद के लोन के इंटरेस्ट खुद डिसाइड करने के। तो ईच एनबीएफसी इज फ्रीली डिटरमाइन देयर ओन इंटरेस्ट रेट, कोई रेगुलेट नहीं करती, बराबर। आपका मार्जिन है, आप लोन दे रहे हो, आप संभालो। एनबीएफसीज आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, एंड हर एनबीएफसी को, क्योंकि ये कंपनीज है तो इनको कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा,
बराबर, यस। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इज एक्यूरेट? प्लीज चूज द करेक्ट ऑप्शन। एनबीएफसी को लेकर कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? एनबीएफसी कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, नो, फॉल्स है, अभी भी बताया। एनबीएफसी कैन इश्यू चेक, नो, फॉल्स है। तो आपका आंसर होगा बोथ 1 and 2 are false, ये आंसर होगा। Then next, which of the following is the only true statement about NBFC? कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है? एनबीएफसी कैन इश्यू चेक, नो, फॉल्स है, बराबर। इट इज नेसेसरी दैट एवरी एनबीएफसी शुड रजिस्टर विद आरबीआई, एनबीएफसी कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, फॉल्स है। एनबीएफसी इज अ पार्टिसिपेंट फॉर द पेमेंट सेटलमेंट, फॉल्स है, बी इज द आंसर, बराबर। एनबीएफसी को आरबीआई के साथ भी और कंपनीज एक्ट में भी रजिस्टर तो होना ही पड़ेगा, ठीक है, तो बी इज द आंसर। इसी के साथ चैप्टर 4 पूरा रिवाइज हुआ गाइस। होप आप लोग को मैंने सारे इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा रैपिड था, थोड़ा सा स्पीड था, मैं मानता हूं, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को टच किया है। अच्छा यार, एक और पॉइंट है, आप एक और चीज पढ़ के जाना, मैं उस फ्लो में थोड़ा सा रह गया। पेमेंट बैंक्स किधर है ये भी बता ही देता हूं आपको, फिर आपको ये नोट्स तो मिल ही जाएंगे वीडियो के नीचे। पेमेंट बैंक्स, बैंकिंग में आ जाओ। एक पॉइंट रह गया मुझसे, एग्जाम में आया हुआ भी है वो भी, जस्ट अ मिनट, अब भी जस्ट याद आया आपके साथ बातें करते करते। हाँ, इसमें आईपीवीबी के साथ ना, पेमेंट बैंक्स के साथ एक और चीज पढ़ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स? मैं बता देता हूं। वैसे नॉर्मल बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, अरे हाँ कि ना, अनलिमिटेड अमाउंट तक, लेकिन दे कैन ऑल्सो एक्सेप्ट डिपॉजिट बट अप टू 2 लाख रुपीज। खाली 2 लाख रुपए तक का वो लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसका मतलब वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट थोड़ा सा ही कर सकते हैं, अप टू 2 लाख। पेमेंट बैंक है ना, इनका काम पेमेंट करना है, ठीक है। नॉर्मल बैंक्स पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, बराबर है, ये लोग कोई इंटरेस्ट नहीं पे करते, नो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, बराबर। नॉर्मल बैंक इश्यू डेबिट कार्ड्स, बराबर है, दे इश्यू डेबिट कार्ड्स, दे ऑल्सो इश्यू डेबिट कार्ड्स, ये लोग डेबिट कार्ड इश्यू कर सकते हैं। नॉर्मल बैंक कैन प्रोवाइड लोन्स एंड इश्यू क्रेडिट कार्ड्स, नो लोन्स एंड नो क्रेडिट कार्ड्स। पेमेंट बैंक्स लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स नहीं दे सकते। ओ ठीक है, ये बेसिक डिफरेंसेस है, आपके नोट्स में लिखे भी हुए होंगे, आप जरा देख लेना। बस गाइज, इसी के साथ मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज करवा दिए हैं, ठीक है। आप प्लीज इसे पढ़ें, आज रात को टेस्ट दें ना, देखें कि आप टेस्ट दे पाते हैं, आप ये समझ पाते हैं या नहीं, ठीक है। अच्छे से स्कोर करें, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आज रात को 9 o'clock टेस्ट में। टेस्ट स्किप मत करो गाइज, है ना, बाय।